92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से बासित। न जाने किस उंगली को पकड़कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया। बहुत ही खूबसूरत शब्द है, सूफियाना अंदाज में किसी शायर ने बयां की है। अक्सर हमारी हिंदी फिल्मों में किसी स्लो ऑफबीट गाने को सूफी सॉन्ग कहा जाता है, पर असल में सूफी संगीत एक आध्यात्मिक सोच से जुड़ी होती है। बाबा बुल्ले शाह, आमिर खुसरो, रूमी, ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे शायरों के लिखे लफ्जों को संगीत में पिरोकर बना है सूफी संगीत। ऐसा संगीत जिसमें भक्ति, प्रार्थना और प्रेम सब मौजूद है। सूफी संगीत एक जुनून भी है, और इस जुनून को जिन्होंने हिंदी फिल्मों में जिया है, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट कॉवेटेड सिंगर्स सुखविंदर सिंह। वेलकम सुखी जी ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग FM। दोस्तों, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि आप सुनने वालों को बताएं कि एक्चुअली ये म्यूजिक की उपज कहाँ से हुई, किस तरह से आप जुड़े इससे। सूफी कलाम जो है, सबसे पहले मैं उससे राब्ता हुआ, और डेफिनेटली आई बॉर्न अमृतसर। ये पूरा लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, और पेशावर, मुल्तान, एबटाबाद, यहाँ का, और पीर बाबा बुल्ले शाह साहब, शाह हुसैन, बाबा फरीद एंड शायरों के शायर नानक शाह फकीर, बाबा नानक, बहुत ही बड़े उम्दा शायर। तो वहाँ पर एक इतनी खूबसूरत नायाब गिफ्ट मिली है उस तरफ के एरिया को, कि वो आप आंख बंद करते हैं तो भी नज़ारा दरगाहों का आपको दिखाई देता है, आंख खोलते हैं तो भी चारों तरफ आपको वो दरवेश माहौल मिलता है। मधुरिमा, क्या बताऊं मैंने वहां से कॉन्फिडेंस का पहरावा उतार के यकीन का पहरावा पहन लिया था। कॉन्फिडेंस यू कैन लूज बट बिलीव यू कैन नॉट लूज। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि तांगे पे या पैदल चल के आ रहे हैं, मेला लगा है दरगाहों में, नॉट अ सिंगल पैनी दे वर कैरिंग, है ही नहीं। और जब मेले में आ रहे हैं, वहां जब कवालियां शुरू हो रही हैं, जब वहां पर राग, संगीत, और वो अपने उरूज पे जब उसका हुस्न जब चमकता है, अचानक नोटों की वर्षा होती है, और यही लोग करते थे। तो वो पैसा बरस रहा है। अब मजे की बात, जिन पे बरसा, उन्होंने जब प्रोग्राम खत्म हुआ, उन्होंने एक चादर बिछाई, सब नोट उसमें डाले, इकट्ठे किए, और पीर साहब की मजार पे जाके रख दिए। फिर वहां के मुर्शद आए। मुर्शद यानी दोस्तों द चेयरमैन पर्सन ऑफ दरगाह। वो अपनी मुट्ठी में जो नोट आए उनके हाथ में दिए, उनके तांगा जिसे कहते हैं, तांगा बस का किराया भरा दिया, और नियाज हाथ में दी। नियाज यानी वहाँ का खाने का प्रसाद, और वो चले गए। मेरा बचपन ऐसे बीता, ऐसे माहौल में। आपने बहुत ही कम उम्र में, 9 साल की उम्र में आपने, उससे भी कम में आपने, आपके माता पिता गुजर गए। और एक छोटे से बच्चे को जब सबसे अपनी जो फाउंडेशन है, जब वो हिल जाता है, तो उसकी जो नींव है वो हिल गई। पर आपने किस तरह अपने नींव को संभाल के इतने पॉजिटिवली आप आगे बढ़े, आपने इस म्यूजिक को अपना सहारा बनाया, जैसे आपने कहा कि आपने वो यकीन को अपना सहारा बनाया। ये एक बड़ा, जैसे 7 समंदर, 7 फेरे, 7 रंग, ऐसे 7 नंबर के साथ काफी चीजें जुड़ी हैं। जैसे हमारे सिख धर्म में 5 प्यारे बोलते हैं उसको, 5 और भी कुछ चीजें हैं, पंच तत्व। ऐसे ही 5 पीरों का जिसके सर पे साया हो जाए वो राजा है। और सूफीज़्म में एक ऐसी ब्लेसिंग्स जो हैं वो बिना किसी कीमत के, बिना किसी सौदे के मिलती है। सिक्का फेंका मेरी तरफ, मैंने कॉइन को पकड़ लिया। वली साहब का एक चेला था, उन्होंने पूछा कि ये क्या किया? सारा दिन वो सेवा करता है आपकी, क्या फेंक दिया उसकी तरफ? कहते इसको बोल मुट्ठी खोल। देखा तो सिक्का। कहते इसके पास कभी पैसा जमा नहीं होगा। तो वो सरदार जी ही थे, उनके शागिर्द थोड़ा मजाक भी कर लेते थे कि तो इतना प्यार मोहब्बत करता, आप भी करते हो, तो ये कोई आपने आशीर्वाद दिया उनको? कहते आगे तो सुन, इसके पास कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो वही चल रहा है। फिर बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मुंबई में आके
सूफीज़म के बड़े बड़े नए नए नौटंकी से नाम सुने, सूफी रॉक बैंड, सूफी रॉक गार्डन के पता नहीं क्या रॉक कॉन्सर्ट। तो फिर बाद में लंबे लंबे बाल करके लोगों ने बाल भी हिला हिला के गाना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले बाल ही कटवा दिए थे। तो सूफीज़म का जो है वो उसका मज़ा जो है एक मौज है। मधुरिमा मैं बता नहीं सकता, इतना रोमांस है कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका इश्क उससे है जिसको सारी दुनिया से इश्क है। और रब के साथ प्यार करते हुए आपको क्या इनसिक्योरिटी होगी। बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े तहसीलदार, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े तुरमखां और फिर पाजेब बन के पीर साहब की मजार के सामने नाचते हैं। और उस वक्त वो अपने आप को महबूबा प्रेजेंट करते हैं और अपने वली को आशिक। उस वक्त वो नाचते हैं, तब जाके वो गाते हैं। पूछना चाहती हूँ, आपके इमेजिनेशन के बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा था। हम सब सपने देखते हैं, पर आपके जहन में एक आपका बचपन का सपना बहुत आज तक एकदम एक क्लियर पिक्चर, एक स्वच्छ छवि की तरह है। मैं चाहूँगी आप वो सपना बताएं। वो जो दुनिया होती है उसके किरदार अपने होते हैं, उसके रिलेशन वही होते हैं जो हमारे इस समाज में, इस यूनिवर्स के होते हैं। वैसे ही चेहरे मोहरे होते हैं। बड़े सफ़ेद मिजाज का औरा होता है। जो सपना मुझे बचपन में आया था, एक सफ़ेद महल का, दूध से बना महल, उसके अंदर दूध के बने हुए लोग हमारी ही तरह नजर आने वाले, और उसके आसपास का घास, वहाँ के दरख्त, उसका बाग बगीचा सब दूध का बना हुआ है। और जिस प्लेनेट से वो लोग आए हैं वो ट्रांसपोर्टेशन भी उनकी जो है वो मिल्क की बनी हुई। अच्छा। और उसके बाहर एक बाउंड्री है लोहे की कॉन्कर्ड, जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ। और इसी चेष्टा में, इसी कोशिश में कि मैं किसी तरह से जंप करके अंदर जाऊँ, क्योंकि सामने मुझे मेरी माँ दिखाई दे रही है। मुझे उसको जाके कहना कि जब पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो मैं रेंगते हुए बाहर आ गया था। अब मैं बड़ा हो गया, मैं इस दुनिया से बिलोंग करता हूँ। जब मुझे सपना आया था शायद मैं 5 साल का था, और मैं सपने में 20 या 25 साल का था। ये कभी नहीं होता। सपने में आप वही होते हो जो 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले हो। फिर किस तरह से मेरी आंख खुल गई, वो ओझल हो गया, सब कुछ इनविजिबल हो गया। अब उतनी सी एज का बच्चा क्या समझेगा कि ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ। मुझे कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव सा एक साउंड सुनाई दिया, बट वो साउंड ने मेरा वो जो डर था कि ये सारा कुछ इनविजिबल कैसे हो गया, वो डर भय जो था उसको डाइवर्ट कर दिया कि ये साउंड क्या है। एंड देन साउंड स्टार्टेड बिकमिंग वेरी क्लोज टू मी, एंड सडनली आई रियलाइज आई एम नॉट लिसनिंग इट, आई एम विस्लिंग इट। अच्छा। ये मैं खुद गा रहा हूँ। बस फिर वो दौर शुरू हुआ। फिर मैंने डेली वो उसी वक्त, आपने कहा ना कि आपने जो लॉस्ट योर पेरेंट्स एंड हाउ द स्ट्रेंथ यू गॉट फ्रॉम वेयर इट केम, तो ये आती है 5 पीरों की जो मैंने बात की थी। 5 पीरों का जिस पे साया आ गया तो वो राजा है। फिर तो ये चीज़ें जो वहाँ से आई, तो फिर वो धीरे धीरे वो जो सपना देखा था वाइट महल का, स्लोली जैसे संगीत का अपने उरूज पे आया, जैसे नशा उसका चढ़ता रहा, जैसे उसके साथ जुड़ता रहा, देन स्लोली मुझे एक फीलिंग आई कि मैं उस पैलेस में ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। अच्छा। इसलिए आज भी मेरे घर में मैंने बोला यार जो भी किचन रसोई फलाना बनाना बना दे, एक रूम मेरे लिए बना दे सफ़ेद, उसके अंदर माँ सरस्वती है। तो दिस इज़ द मदर हु इज़ प्लेइंग अ रोल एज फादर आल्सो, एंड मेरा लालन, मेरा पोषण और मेरे जो ग्रोथ है वो उसी की बदौलत है। इतने कम उम्र में आपने कॉम्पोजिशंस बनाए, इतने अच्छे कंपोजर रहे, तो कंपोजर रहते रहते आपने सडनली क्यों डिसाइड किया कि आप बॉम्बे आके सिंगर बनेंगे, गायक बनेंगे? बेसिकली जो मेरा बचपन से परफॉर्मेंस रहा है, जो कनेक्टिविटी रही है वो सिंगिंग की तरफ ही रही, और मैं तब लिख भी लेता था। एक बार मैं पतंग उड़ा रहा था तो गाना गा रहा था। मुझे पता है वो गाना कौन सा है। और तो वो फिर बाद में मॉनसून वेडिंग में हमने बाद में रिकॉर्ड किया यहाँ पे आके। तब एक अखबार का छोटा सा टुकड़ा उड़ते उड़ते मेरे ऐसे सीने पे लगा, मैंने ऐसे लिया, ऐसे फेंकने लगा तो मैंने देखा उस पे कुछ लिखा है शेर, न जाने क्यों मुझे महसूस ऐसा होता है, ना जाने क्यों मुझे महसूस ऐसा होता है, जैसे साया कोई मुझसे लिपट के रोता है। तो वो जो ये रुदना पैथोस है, जो ये पैथोस जो है, ये बेसिकली कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, किसी धन राशि का लॉस, किसी प्रोग्रेस का लॉस नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत एक ढंग होता है
लाड करने का सूफीज़्म में। अपने मुर्शद को, अपना मुरीद जो उसका शागिर्द है, जब लाड करने पे आता है तो रोता है। उसके रुदन में ये होता है कि ना जाने क्यों मुझे महसूस ऐसा होता है जैसे साया कोई मुझसे लिपट के रोता है। तब से वो जो पेज मेरे पास, मैंने ये शेर पढ़ा, तब से मैं लिखने लगा। तब से मैं लिखता था। तो अभी उसको गाना भी है, तो मैं तब किसी कंपोजर के पास जाऊँ तो वो जो गा लिया वो गाना कंपोजिशन बन जाती थी। तो जब मैं यहाँ पे मुंबई आया तो आई मेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, देन मैं चेन्नई में रहमान से मिला, विशाल भारद्वाज जी है, सलीम सुलेमान है, विशाल शेखर है। तो आई डोंट फील लाइक टू कंपोज इट। तो सुखी जी, AR रहमान जी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, आप उन्हें अपना मेंटोर मानते हैं एंड आप लोगों की एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है। ऐसे आपके कई गाने, जैसे अभी आपने थैया थैया जो आपने बचपन से सुना था, आपके जहन में था, उसको आपने उनको सुनाया, उन्होंने कंपोज किया छैया छैया, आपकी जिंदगी का मतलब सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग। उसने मेरे को प्रोफेशनली पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाया। सब बात सही है, पर ऐसे आपके कई गाने हैं जिनको आपने उनके सामने दिया, उन्होंने वो कंपोज किया, पर आपको क्रेडिट मिला सिर्फ सिंगर का, कंपोजर का क्रेडिट उनको गया। तो कभी आपको अपने मन में कभी नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ये 75 से पहले के मैंने किस्से सुने फिल्म इंडस्ट्री के, ये राज साहब के यहाँ मैंने ज्यादा सुना, राज कपूर साहब के यहाँ। आपको मालूम इस फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कंपोजर राज कपूर है। ऑफ कोर्स। करते वो प्लेटफॉर्म ही क्रिएट थे, खुद कभी म्यूजिक नहीं दिया। शंकर जयकिशन, लता जी, उनके जो पोएट थे, हासरत जयपुरी जी, शैलेंद्र जी, ये सब लोग बैठते थे, एक महफिल लगती थी। वो महफिल में खाना वाना कोई बना रहा है, महफिल में फ्रूट, ये वो पकौड़े और पापड़ तले जा रहे हैं, और वहां सिर्फ बातचीत हो रही है गाने की। अचानक किसी ने कोई बात कही, वो मुखड़ा आ गया, वो रेडी हो गया। फिर बाद में किसी ने ये कहा, लता जी ने कहा कि इसे इस तरह से भी मैं गा के दिखाती हूँ। जय किशन जी ने कहा कि इसे हम इस तरह से ऑर्केस्ट्रा से जाएंगे। तब जाके वो घर से निकलते थे। मतलब गा लता जी रही हैं रिहर्सल में और सुन रहे हैं, मजूद साहब, शकील बादायूनी, ये लोग सुन रहे हैं, राज साहब, अरे ऐसा कर लो यार, और फिर ऐसा कंपोजिशन बन रहा है। तो वो एक सारी टीम होती थी उसमें। अभी पता ही नहीं चलता। रहमान से कोई इस बात का गिला ही नहीं है, क्योंकि वो एक टीम वर्क है। तो यार उसके ऊपर तो वैसे हजारों गाने कुर्बान कर दूं मैं। इस दुनिया को मिलाने वाला मेरे को अल्लाह रखा रहमान है, जिसमें शोहरत है। और फिर भी वो पैसे नहीं दे सका मुझे। पैसे मेरे पास, तो मैं, मेरे को कहीं बोलता, कहता हाउ मच मनी यू हैव, अच्छा हाउ मच यू हैव, कहता नथिंग। मैं कहीं इधर भी ये सेम आ तो कहते इनकम टैक्स वाले पूछते इतना टैक्स भरते हो तो जाता कहाँ होते, सारा दिन तो तुम लोग को हम लोग अपनी आंखों के सामने पाते हैं। अभी जैसे आपका इतना बड़ा एक ऑस्कर का कंट्रोवर्सी हुआ, स्टेज पे आपको इनविटेशन भी मिली पर आप पहुंचे नहीं, पूरी दुनिया के सामने आपका कंपोज किया हुआ गाना, और that was Rahman's composition, but फिर भी it's a teamwork where you didn't get that much of mileage which you obviously deserved. तो उस वक्त एटलीस्ट तो आपको लगा होगा कि नहीं, मेरे साथ सही नहीं हुआ। मेरे पास जब इस तरह की कुछ मूवमेंट बहुत रेयरली आई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आई, 2 या 3 बार आई, और उस वक्त मैंने अपनी उसी दुनिया के लोगों के पास गया, उनकी महफिल लगी रहती है, उनकी महफिल में दरवाजा ही नहीं है, खुले आसमान की तरह है, स्मरण करो और वो सामने। तो मैंने उनसे यही पूछा कि यार मेरे को मेरा दोस्त लेके नहीं गया मेरे को ऑस्कर पे, तो वहां से जवाब मिला कि ऑस्कर वाली दुनिया तक ले जाने वाला तो यही है तेरे को। फिर वो तराजू सामने आया, दुनियावी तराजू। एक तरफ वो रहमान जो पहली दफा मुझे मिला था, जिस रात को गाना रिकॉर्ड हुआ था चल छैया छैया, और एक तरफ ऑस्कर। मैंने कहा ये तो हर साल होता है, वो एक ही बार हुआ। तो फिर मैंने कहा क्या करें, चल मैंने कहा फोन मिला इसको, फोन मिलेगा, मैं कहा हाय ब्लैक ब्यूटी हाउ आर यू, तो कहता congratulations, I'm very sorry, I actually wanted you to perform there, but he was the actually first person who called me. The moment the song was nominated, he called me, he said, oh congratulations, your song is being nominated for Oscar, and Sukhi, you will go and perform over there. After that सब इधर उधर जो भी होना तो हो गया, but when I called him after the function was over, we met after a week. Suddenly he came to my place, he said, first you write a song, and we have to record one song, and suddenly we started doing the same thing.
मैंने गाना लिखा मन चंद्रित, इतना प्यारा गाना है। तो रहमान इज अ वेरी नाइस पर्सन। मैं एक्चुअली ये प्रिपेयर करके आई थी, अभी मैं आपसे पूछूंगी ऐसे किसी को याद करके एक गाना डेडिकेट करें। चलिए, अब जलवा गर्ल से हम जाएंगे एकदम सिंपल, सीधी सादी, सुशील लड़की। उसके लिए अब वहां से चलते 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 आप अपने वो सफेद महल तक पहुंच गए, अंतरात्मा से जो आपके कनेक्ट कर पाए। अब आप बताएं, आप सुखी जी इतने रोमांटिक है, इतने मैंने सुना है, आप कहने लगे थे। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े फ्लर्ट है। आप कौन? सोनू बताता है क्या? नहीं, वो कहाँ ये सब बताएंगे। पर आपने अभी तक अपने लाइफ में कोई वो इंसान कैसे नहीं मिली अभी तक? बीवी क्यों? मतलब जरूरी थोड़ी ना कि बीवी ही मिले, मतलब गर्लफ्रेंड क्यों? मतलब वो जो एक सोलमेट हो, या जिनके साथ आप एक नाता जोड़ सके, आपकी सुख दुख बांटना। जरूरी नहीं कि मेरा मानना है कि एक वक्त के बाद बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, वो आपस में एक रिश्ता, वो तो नाम का एक रिश्ता होता है। वी बिकम कनेक्टेड ऑन अ डिफरेंट लेवल। ये बात आपने बड़ी सेंसिबल कही है। एक आपको इस बात का एहसास होना भी बहुत जरूरी है कि कोई आपके साथ है, लेकिन जब तक आप सुधरोगे नहीं, ये होगा नहीं। जब तक आप सुधरोगे नहीं, आप ऐसे ही डेस्टिनी को दोष दोगे, फलाने को दोष दोगे। और मेरे को लगता है कि मेरे पे एक इल्जाम मेरे दोस्तों ने लगाया कि तेरे को हर किसी से सच्चा प्यार हो जाता है यार। वो किसी से तू झूठा कर ताकि छन के आए, किसी एक के पल्ले बंध जा। मतलब हर किसी के लिए तू हर तीसरे दिन कोई शेर नया लिखा होता है, हर किसी लिए कोई गाना गा रहा होता है, हर किसी तो, और नजर आता है कि तू दीवाना हो चुका है। क्या बात है सुखी जी, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया। नाइस कॉन्वर्सेशन, और बहुत सूफीज़म को बड़े सालों के बाद किसी ने छेड़ा है और सही तरीके से छेड़ा है। थैंक यू सो मच सुखी। थैंक यू वेरी मच मधुरिमा, गॉड ब्लेस यू। एंड दोस्तों, अगेन आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच टू यू। थैंक यू। जिंदगी में हमें जब लगता है कि बस और नहीं, और हम हार मान जाते हैं, वही वक्त होता है जब अगले मोड़ पर बहुत ही खूबसूरत सा पल हमारा इंतजार कर रहा है। हर पल में एक किस्सा है, और उन्हीं किस्सों से बनते हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। तो अगले रविवार रात 9 बजे दोबारा मिलूंगी आपसे यहीं पर और 92.7 बिग FM।